हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू लेक्चर। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा कैंसर बायोलॉजी के बेसिक्स। तो कैंसर बायोलॉजी को हम बेसिक्स लेवल पे डील करेंगे इस लेक्चर में कि इसके व्हाट इज कॉजेज ऑफ कैंसर, कोज क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवे होते हैं जिनकी ओवर एक्टिवेशन की वजह से कैंसर कोज होता है। ठीक है। और बहुत सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन अलग होते हैं, ऑनको जीन्स अलग होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं। और इनका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाता है, वो सारी जो मेथड्स हैं जो कि एप्लीकेबल हैं उनकी हम सारी चर्चा करेंगे डिटेल्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैंसर, ये कैंसर होता क्या है। तो कैंसर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है। ठीक है, हम एक सिंगल डिजीज में उसको एक सिंगल पर्टिकुलर बीमारी में डिफाइन नहीं कर सकते। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज करेक्टराइज बाई, जिसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखी जाती है अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन। देखो, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो कंट्रोल वे में क्या करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं कि बहुत सारे सीडीके, साइक्लिन, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि अलग अलग चेक पॉइंट्स के ऊपर सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं जब वो नॉर्मल कंडीशन में होती है तब सेल। लेकिन जैसे ही वो कैंसर में बदल जाएगी, मैलिग्नेंट फॉर्म में बदल जाएगी, उसके बाद में क्या देखा जाएगा, यानी कि सेल क्या करेगी, अलग अलग यानी कि बार बार क्या करेगी, डिवाइड करेगी और किसी भी मतलब कि चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन देखा जाता है। लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ रेगुलेशन, एक नॉर्मल सेल के अंदर एक बहुत सारी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ग्रोथ रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को अवॉइड करेगी, एस्केप करेगी कौन, कैंसर सेल। थर्ड क्या दे रखा है, एबिलिटी टू इन्वेड नियर बाई टिश्यू, यानी कि अगर ये एक लोकेशन के ऊपर पर्टिकुलर लोकेशन पे है कैंसर सेल्स, लेकिन कुछ आफ्टर सम टाइम जब ये मास ऑफ सेल्स बन जाएगा तो ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी क्या करेंगे, ये इन्वेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फैलने की, पूरी बॉडी में फैलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है। मेटास्टेसिस टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स तक फैल जाना। ठीक है, एक जगह से ट्यूमर का, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो ये सारे मतलब कि इसके करेक्टराइजेशन है कैंसर सेल के। तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब देखते हैं कुछ हॉलमार्क्स, देखते हैं कैंसर सेल के अंदर, यानी कि इसकी करेक्टराइजेशन देखते हैं कि कौन कौन से नॉर्मल सेल से कौन कौन से अलग फंक्शन ये परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सेल होती है वो कंट्रोल वे में क्या करती है, डिवीजन का काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है, कैंसर सेल में अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन देखा जाता है। कोई कंट्रोल नहीं होता है यहाँ सेल डिवीजन का। दूसरा क्या दे रखा है, इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर, यानी कि नॉर्मल जो सेल होती है उसके पास अगर कोई ग्रोथ सप्रेसर आ रहा है, यानी कि ग्रोथ को रोकने वाले कुछ सिग्नल आ रहे हैं, तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देगी, स्टॉप कर देगी। लेकिन यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कौन इग्नोर करेगी, कैंसर सेल, यानी कि ये किसी भी ग्रोथ सप्रेसर को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, ये अपने कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ को करती जाएगी। तीसरा क्या दे रखा है, रेसिस्टिंग सेल डेथ, यानी कि ये अपोप्टोसिस क्या करेगी, नहीं होने देगी। अपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल सेल्स में होता है। लेकिन कैंसर सेल्स इस अपोप्टोसिस को क्या करेगी, अवॉइड करने का काम करेगी। चौथा यहाँ दे रखा है, इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमोर्टिलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या देखा, देखो कैंसर सेल जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आफ्टर सम डिविजन्स वो उनके जो टीलोमियर्स हैं, टीलोमियर्स जो एंड हैं क्रोमोसोम्स के एंड, वो शॉर्ट होते जाता है, जिसके बाद में एक लिमिट आ जाती है, उस लिमिट के बाद में वो डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन कैंसर सेल्स क्या करती हैं, टीलोमेरेज जो एंजाइम होता है जो कि टीलोमियर को सिंथेसाइज करने का काम करता है ना, मेंटेन करने का काम करता है, उसका सिंथेसिस बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये इस मैकेनिज्म को भी अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को क्या बना लेते हैं, इमोर्टल बना लेते हैं। एंजियोजेनेसिस को भी इंड्यूस करते हैं कैंसर सेल्स। ठीक है, जब मास ऑफ सेल्स बनेगा तो उनको क्या चाहिएगा, न्यूट्रिशन भी चाहिएगा, ऑक्सीजन भी चाहिएगी, तो उसके लिए अलग से ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तो कुछ ब्लड वेसल्स सिग्नल होते हैं, इनको एंजियोजेनेसिस
है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इंड्यूस होता है क्या, एंजियोजेनेसिस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट क्या देखी जाती है, एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। यहाँ पे इन्वेजन भी देखा जाएगा, यानी कि एक मास ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, कुछ टाइम बाद में वो क्या करेगा, अलग अलग नियर बाई टिश्यूज को इन्वेड करने का काम करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जबकि नॉर्मल सेल्स में नहीं देखा जाता ऐसा। ठीक है। इवेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन, इम्यून डिस्ट्रक्शन को भी ये अवॉइड करने का काम करते हैं कैंसर सेल्स। नॉर्मल सेल्स क्या करती हैं, जो भी सेल्स बीमार होती है, यानी जिसका भी अपोप्टोसिस या जिसको भी करवाना होता है, मारना होता है, किलिंग करवाना होता है इम्यून सेल्स के द्वारा, तो उसके ऊपर एक सिग्नल आ जाता है फोस्फोटाइडल सेरिन का, जिसको बोलते हैं ईट मी सिग्नल। ठीक है। तो उसकी वजह से मैक्रोफेजेस जो भी सेल्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उस मार्किंग के बेसिस पे, और उसको अपोप्टोसिस करवा देते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक्सकेप करने का काम करती है कौन, कैंसर सेल्स। और नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे डीरेगुलेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर देती हैं, डीरेगुलेटेड कर देती हैं। नॉर्मल सेल्स के अंदर देखा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस करेगी सेल, टीसीए साइकिल रन करेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे कैंसर सेल क्या करती है, शॉर्टकट फॉलो करती है। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस रन होगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो उसको फटाफट एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लाइकोलाइसिस से ही अपनी एनर्जी का कवरिंग कर लेता है बार बार कैंसर सेल। नेक्स्ट दे रखा है जीनोमिक इनस्टेबिलिटी एंड म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो जीन्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फ्रिक्वेंटली म्यूटेशंस इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्टिवली म्यूटेशंस होते हैं। वो आगे आगे नेक्स्ट प्रोजे मतलब कि जो सेल्स साइकिल होते रहते हैं, डिवाइड करती रहती है, डॉटर सेल्स में पास ऑन होते रहते हैं म्यूटेशंस, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई जीनोम होगा, तो जीनोम के अंदर भी क्या नहीं होगा, एक स्टेबल जीनोम नहीं होगा, बहुत सारे म्यूटेशंस देखे जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे इसके हॉलमार्क्स थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कोज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर कैसे कोज होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होते हैं क्रिएट होने के। तो कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं। देखो, कार्सिनोजन जो टर्म होती है वो कैंसर कोजिंग एजेंट के लिए ली जाती है, प्रिफर करी जाती है। तो जितने भी कैंसर कोजिंग एजेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। एक तो फिजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं। तो जो के फिजिकल कार्सिनोजन होते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, हाई एनर्जेटिक होते हैं, जो कि स्किन कैंसर को राइज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो फिजिकल कार्सिनोजन है वो एक्सरे, जो कि हाई एनर्जिक रेडिएशन है, जो क्या करती है, डीएनए को डैमेज करती है मॉलिक्यूलर लेवल पे और म्यूटेशन अराइज करवाती है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है कार्सिनोजन का वो है केमिकल कार्सिनोजन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं टोबैको स्मोक पढ़ते हैं, तंबाकू की धुआं पढ़ते हैं, बेंजोपायरिन पढ़ते हैं, एस्बेस्टोस भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सारे ये केमिकल कार्सिनोजेंस होंगे जो कि कैंसर कोज कराते हैं। कहने का मतलब ये डीएनए लेवल पे जाके कहीं ना कहीं म्यूटेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से ऑन्कोजेंस क्या करते हैं, प्रोटोन को जींस कन्वर्ट कर जाते हैं ऑन्कोजेंस के अंदर, और कहीं ना कहीं वो सिग्नलिंग पाथवे को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर अराइज होता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वायरस दे रखे हैं यहाँ पे, ऑन्कोजेनिक वायरस जो कि कैंसर कोज करते हैं। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया यहाँ पे, एचपीवी, जो कि सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर। दूसरा हो गया यहाँ पे हेपेटाइटिस वी वायरस हो गया, जो कि लीवर कैंसर कोज करता है। थर्ड हो गया यहाँ पे एपिस्टिन बार वायरस, जो कि बर्किट लिम्फोमा कोज करता है। बर्किट लिम्फो का मतलब बी लिम्फोसाइट का जो कैंसर हो गया, यानी कि बी लिम्फोसाइट यहाँ पे बार बार प्रोलिफरेट करेगी, उसका जो कैंसर होता है स्पेसिफिक, ये कोज करता है एपिस्टिन बार वायरस। नेक्स्ट देख, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैंसर की। ठीक है। तो टाइप ऑफ कैंसर में देखते हैं कि कौन सा टिश्यू और सेल है, ओरिजिन क्या है उस कैंसर की। तो अगर एपिथेलियल सेल का कैंसर है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमास। ठीक है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को अराइज करता है। सार्कोमा बोलेंगे तो इसका मतलब मसल सेल्स हो गई और कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, उसका जो कैंसर हो गया उसको बोलते हैं सार्कोमास। जैसे ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है, बोन्स का कैंसर हो गया इस तरीके से। ल्यूकेमियाज का अगर ब्लड के अंदर कैंसर है, यानी कि डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है हाई अमाउंट के अंदर, ल्यूकेमिया यानी कि इसके पेशेंट के अंदर जो ब्लड होता है वो वाइटिस वाइटिस दिखता है, इसका नाम पड़ गया ल्यूकेमियाज। तो इस टाइप से ओरिजिन के बेसिस पे इसके
क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड हो गया इनका बिहेवियर कैसा है। अगर ये बिनाइन ट्यूमर है यानी कि एक जगह पे ये लोकेटेड है, यानी कि इतना कैंसरस फॉर्म शो नहीं कर रहा है, इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये स्प्रेड भी नहीं करता, मेटासिस स्टेसिस भी नहीं करता है। जो सेकंड होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो क्या करता है, कैंसर्स होता है, एक्चुअल कैंसर्स होता है, जो कि कैंसरस ग्रो रेपिडली करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, इन्वेड करेगा अनदर टिश्यूज को, ठीक है। इसमें होते हैं सार्कोमा, कार्सिनोमा भी हो गए, ल्यूकेमिया भी हो गया, लिम्फोमा भी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब साइट कौन सी है, ब्रेन में है तो ब्रेन कैंसर हो गया, लंग में है तो लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, और थायराइड में है तो थायराइड कैंसर हो गया, स्टमच में है तो स्टमच कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन में है तो कॉलन कैंसर हो गया, ठीक है, प्रोस्टेट में है तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ओवरी के अंदर है तो ओवेरियन कैंसर हो गया। तो ये इसकी अफेक्टेड साइड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं कैंसर की सिग्नलिंग को। तो सबसे पहले जो जीन होते हैं उनका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि सेल ग्रोथ, सेल प्रोलिफरेशन इनके अंदर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं तो वो नॉर्मल जीन की तरह बिहेव करेंगे और सेल ग्रोथ करवाएंगे कंट्रोल वेग के अंदर। लेकिन जब इनके अंदर क्या हो जाए, कुछ म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, डीएनए या जीन लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे, तो ये प्रोटोऑन्कोजीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि म्यूटेटेड हो गया, ओवर एक्सप्रेस हो गया प्रोटोऑन्कोजीन्स, जो कि कोजिंग करेंगे क्या, कैंसर कोज करेंगे, ठीक है। तो ये समझो आपकी प्रोटोऑन्कोजीन्स बिल्कुल नॉर्मल जीन्स है जो कि ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हैं, प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर उनमें कुछ म्यूटेशन आ गया या ओवर एक्सप्रेस कर गए वो, ठीक है, तो वो ऑन्कोजीन्स की फॉर्म ले लेंगे। और ऑन्कोजीन्स फिर क्या होते हैं, हमारे लिए घातक होते हैं और क्या कोज कर देंगे, कैंसर कोज कर देंगे। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स के, तो कुछ रेस हो गया, रेस मोनोमेरिक जी प्रोटीन हम पढ़ रहे थे, ठीक है, रेस में काइनेज पाथवे के अंदर, तो ये वो होती है, ठीक है। अगर ये ऑन्कोजीन में कब बनेगी, जब ये कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नलिंग करेगी, लगातार सिग्नलिंग करती रहेगी, तो लगातार सेल प्रोलिफरेट करती रहेगी, तो ये ऑन्कोजेनिक इफेक्ट होगा इसका। जब ये नॉर्मल फेज में रहेगा, जैसे ये मिक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन जैसे ही इसका म्यूटेशन आ जाएगा या ओवर एक्सप्रेस कर जाएगी तो इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कर जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, कैंसर कोज हो जाएगा, ठीक है, लगातार सेल प्रोलिफरेट करेगी। HER2 हो गया, ये रिसेप्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। तो अगर ये ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कर गया, एक्टिव कर गया, तो भी देखा जाएगा क्या, ब्रेस्ट कैंसर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोऑन्कोजेंस के एग्जाम्पल थे। देखते हैं, अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी के जीन है। ऑन्कोजीन्स तो क्या कर रहे थे, कैंसर को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि बढ़ा रहे थे, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, कैंसर को दबाने का काम करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक, रोकने का काम करते हैं। तो ये जीन क्या करते हैं, दैट जीन प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, ये ट्यूमर फॉर्मेशन को रोकने का काम करते हैं सेल के अंदर। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, P53 हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा, जीनोम का गार्जियन करेगा, जीनोम की रखवाली करेगा, ठीक है। जहां भी जीनोम में अगर थोड़ा सा भी ऐसे कुछ अल्ट्रेशन आएगा तो ये क्या करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करवाने का काम करेगा, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा, ये भी एक तरीके का ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये सेल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एपीसी, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या काम करता है, ये कोलन कैंसर प्रिवेंटेशन, इन कोलन कैंसर को रोकने का काम करता है ये। अब P53 के फंक्शंस क्या हो गए ट्यूमर सप्रेसर जीन के, तो P53 प्रोटीन बनाए, प्रोटीन ही होता है, मतलब कि जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, P53 का। तो ये प्रोटीन क्या काम करेगा, डीएनए रिपेयर इसके अंदर हेल्प करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करने का काम करेगा, अपोप्टोसिस को इंड्यूस करने का काम करेगा। तो सारे क्या कर रहा है, कैंसर को रोकने के काम कर रहा है। डीएनए को सुधारेगा तो कैंसर नहीं होगा, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा तो सेल प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगी, अपोप्टोसिस को बढ़ा देगा तो सेल मतलब कि किलिंग हो जाएगी सेल की, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ, तो भी कैंसर नहीं होगा। तो ये कैंसर को रोकने का काम करते हैं कौन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब हम बात करते हैं कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस की बात करते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सबसे पहला जो वायरस होता है उसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसका जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। इसके जो मेजर ऑन्कोजेनिक प्रोटीन होंगे वो दो होंगे, E6 होगा और E7 होगा।
तो E6 तो क्या काम करेगा, E6 डिग्रेड कर देगा P53 को, ट्यूमर सप्रेसर जीन को, ठीक है, इसके प्रोडक्ट को P53 को। E7 क्या काम करेगा, इनएक्टिवेशन कर देगा RB प्रोटीन, रेटिलोब्लास्टोमा प्रोटीन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, ट्यूमर सप्रेसर जो मतलब कि जो ट्यूमर को रोकने वाली जो मैकेनिज्म थी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन के जो प्रोडक्ट हैं उनको ही मतलब कि क्या कर दिया गया, इनएक्टिव कर दिया गया। तो फिर नॉर्मली क्या हो जाएगा, कैंसर देखा जाएगा, जीनोम क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन। तो इस तरीके से ये वायरस क्या करता है, कैंसर कोज करता है। सेकेंड वायरस होता है हेपेटाइटिस वी वायरस, HBV। तो ये क्या करता है, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड इसका जीनोम होता है, DNA, इसका प्रोटीन होता है मेजर ऑन्कोजेनिक, वो HBX होता है। तो HBX क्या काम करता है, ये P53 को डिसरप्ट करता है, ठीक है, और कैंसर करवाता है वाया जीनोमिक इनस्टेबिलिटी, लीवर का कैंसर करवाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस C वायरस होता है, HCV। तो इसमें सिंगल स्टैंड RNA होता है। तो ये क्या करता है, इसके जो प्रोटीन होंगे ऑन्कोजेनिक वो होते हैं कोर NS3 होता है और NS5A होता है। तो ये इसके प्रोटीन होते हैं ऑन्कोजेनिक, जो कि आगे चल के क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं और कैंसर करवाते हैं। नेक्स्ट जो वायरस है एपिस्टीन बार वायरस। तो EBV जो वायरस है इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जीनोम, इसके प्रोटीन होते हैं ऑन्कोजेनिक LMP1 और EBNA2। तो ये भी क्या आगे चल के क्या काम करते हैं, ये जीनोमिक इनस्टेबिलिटी कोज करते हैं, इनहिबिट करते हैं अपोप्टोसिस पाथवे को, ठीक है, और सेल की प्रोलिफरेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बी लिम्फोसाइट का कैंसर होता है वो देखा जाता है। इसके नाम हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर सेल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखो, कैंसर सेल का ट्रीटमेंट करने का एक ही उद्देश्य होता है, एलिमिनेट करना होता है किसको, कैंसर सेल्स को, इसकी कंट्रोल करना होता है, इसकी ग्रोथ को, स्प्रेड को रोकना होता है, ठीक है, सिम्टम्स को रिलीव करना होता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंक्रीज सर्वाइवल, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं। तो सबसे पहला, अगर बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, अगर वो फैल नहीं रहा है तो उसकी सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी के द्वारा उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उसको रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, हाई एनर्जी की जो रेडिएशन होते हैं वो हम दे सकते हैं, एक्सरे हो गया, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और अपनी जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी थेरेपी दी जाती है, ठीक है, जिसके अंदर एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, और वो क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स, उनको किलिंग करने का काम करती हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी के एक साइड इफेक्ट होते हैं कि ये क्या काम करती है, जो कैंसर सेल को तो मारती है लेकिन उसके सराउंडिंग जो भी लिविंग सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको भी किल करती है। तो ये बहुत ही पैनिक थेरेपी होती है कैंसर पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी। इसके अंदर कुछ ड्रग होते हैं वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो कि कैंसर ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर बिल्कुल जैसे रिसेप्टर हो गया, कोई लाइगेंड प्रोटीन हो गया, उसको टारगेट किया जाता है, HER2 रिसेप्टर होता है, EGFR हो गया, ठीक है। तो इनको स्पेसिफिक टारगेट करके ही इनको यहाँ से इनको क्या लगा दिया जाता है, इस पाथवे के ऊपर ब्रेक लगा दिया जाता है ताकि वो कैंसर के अंदर फिर आगे इन्वॉल्व नहीं हो। तो इस तरीके से तो इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या कर सकते हैं, हम इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल थेरेपी देके। और जैसे कि CAR-T सेल थेरेपी होती है, ठीक है, और कैंसर की जो वैक्सीन होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं एटसेट्रा, तो इनकी भी हम थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं हम, हार्मोन के अंदर हम ब्लॉक हार्मोन्स एंड दैट दियर रिसेप्टर्स दैट फुल सर्टेन कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गए, प्रोस्टेट कैंसर हो गए, इनमें हम हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर। तो इस तरीके से ये देखा जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेम सेल्स या बोन मेरो का ट्रांसप्लांट। अगर बोन का स्टेम सेल्स का कैंसर है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि क्या, जो रिप्लेस कर सकते हैं डैमेज बोन मैरो है उसको, ठीक है, और हेल्दी स्टेम सेल्स वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं।